दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए नई स्टोरी लेके आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चलिए कर लीजिए। चलिए इसे में स्टार्ट करते हैं। मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे। जिस किसी की भी शादी होती थी उसके घर वाले एक रात के लिए अपनी दुल्हन हमारी हवेली भेज देते। सुबह जी दादाजी को एक भेड़ देते और वह भेड़ दुल्हन किसी को न दिखाते और कुछ दिन बाद ही लड़की उम्मीद से हो जाती। गांव के लोग दादाजी की बहुत इज्जत करते थे। हैरत की बात यह थी कि दादाजी ने सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरी शादी नहीं करवानी और मेरी उम्र निकलती जा रही थी। एक दिन गांव की एक दुल्हन आई, उसको अपने कमरे में बंद करके खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर दादाजी के कमरे में चली गई। जब कमरे में गई तो सभी लाइट बंद थी और फिर अचानक से दादाजी मेरे साथ ऐसा काम किया जो जिससे मेरी चीखें ही निकल गई। दादाजी ने मेरे साथ कुछ कहानी दिल दहला देने वाली होती है और इन तकलीफ से गुजर रहे लम्हों को बयान करने के लिए हमेशा शब्द कम पड़ जाते। ऐसा ही किस्सा मेरे साथ ही पेश आया। गांव में मेरे दादाजी की बहुत इज्जत थी। गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे, उन्हें बड़ा मानते थे क्योंकि दादाजी बहुत से लोगों की मदद भी करते थे। हमारे गांव में एक अजीब रिवाज था, जब किसी भी लड़की की शादी होती तो हमारी हवेली में पहली रात की ही दुल्हन बनकर आती और पूरी रात दादाजी के कमरे में गुजारती। सुबह एक तोहफा दादाजी उसे देते और वह तोहफा लेकर चली जाती। उसके ठीक कुछ दिन बाद ही वह गर्भवती हो जाती। यह बात हमेशा ही अजीब सी लहराती। भला क्या तरीका था कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हा के पास जाने के बजाय पूरी रात दादाजी के कमरे में गुजारती। मैं सब से 14 साल की होती तो देखती आ रही थी। पहले पहले तो मुझे इन बातों की समझ नहीं थी। अब तो मेरे भी उम्र 40 साल तक पहुंच गई थी। मैंने बहुत बार माँ से बात करने जानने की कोशिश की, लेकिन वह भी कुछ नहीं बताती थी कि तुम चुप रहो और खबरदार आइंदा ये बात पूछी तो। इस बार मेरी बचपन की सहेली की शादी थी। सुरेखा और मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। अपनी शादी पर सुरेखा बहुत दुखी और घबराई हुई थी। अपनी मेहंदी के दिन उनकी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने उसे छोड़ते हुए कहा, दूल्हे के बारे में सोचकर घबरा रही हो? मेरी बातों पर फुसकी की से मुस्कुराई, लेकिन मुझे देखने लगी। कहने लगी कि तुम्हारे दादाजी के कमरे में बैठ गई, न जाने क्यों। लेकिन इस बार तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर लड़कियां दादाजी के कमरे में क्यों जाती हैं। जब सब अपने कमरे में सोने चले गए तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था और दादाजी का कमरा नीचे के पोर्शन में थे। रात के अंधेरे में मैंने चीजों को टटोलकर अंदाजा लगाकर धीरे धीरे उतरी। दादाजी के कमरे की लाइट जल रही थी, उसका मतलब वो जाग रहे थे। अजीब सी बात थी, दादा के कमरे की खिड़की भी हमेशा बंद रहती थी। ये कोशिश से कि पहले ही बहुत बार हो चुकी थी, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का मुंह ही देखना पड़ता था। सुरेखा मेरी बचपन की सहेली थी। हम साथ स्कूल और कॉलेज तक इकट्ठे पढ़ते थे। जब उसका रिश्ता तय हुआ तो उस वक्त मेरे भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन मेरी माँ और बाबा की इस रिश्ते पर रजामंद थे। लेकिन मेरे दादा ने साफ इनकार कर दिया था कि नीलम का रिश्ता अभी नहीं करना। मुझे यह सुनकर हैरत हुई कि वह अफसोस भी हैरत इस बात की कि लड़के और उसके घर वाले पर हर लिहाज के हमारे लायक थे, लेकिन फिर इनकार क्यों किया गया। और अफसोस की इस बात पर कि मेरी सारी ही सहेलियों के रिश्ते तय हो चुके थे, मैं ही रह गई थी। मुझे इस रिश्ते के न होने का बहुत दुख था क्योंकि इसमें कोई ऐब नहीं था, लेकिन दादा न जाने क्यों साफ मना कर रहे थे। मैंने पहले तो दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आखिर दादाजी लड़कियों के किससे क्या बातें करते हैं और लोग इतने कम अक्ल कैसे हो सकते हैं जो सजी सजाए दुल्हन अपने कमरे से छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि दूल्हे को भी ऐतराज नहीं होता। भला ये क्या अंधेर नगरी है। मेरी सेब से सुनाई दे रही थी कि साफ शब्दों में समझ नहीं आ रहा था। मैं बड़ी कोशिश की कि मैं समझ पाऊं कि क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने दरवाजे को दर्ज से देखा तो शायद मुझे कुछ नजर आए कि आखिर कमरे में हो क्या रहा। तो सामने ही दीवार के सफेद रोशन रोगन के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैं जितनी कोशिश कर रही थी मैंने कर ली। आज भी मैं मायूस होकर अपने कमरे में लौट आई। कमरे में आकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ख्याल आता रहा कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है। मुझे याद आने लगा कि जब मैं छोटी थी तो मैं इसी तरह एक दुल्हन को दादा के कमरे में जाती हुई देख रही थी। मैंने माँ से पूछा भी कि माँ, आपकी भी शादी के बाद दादा के कमरे में गई थी? तो माँ ने चुपचाप, बेशरम, मैं तो बहू हूँ उनकी, बिल्कुल
बेटिया जैसी माँ ने मुझे डांट दिया। मैं उस वक्त 16 साल की थी। मुझे उत्सुकता थी कि मैं पूछूं क्यों नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। मैंने फिर माँ से कहा तो दादा अंदर क्या करते हैं। तो मेरी बात पर एक थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा। माँ ने कहा जाओ यहाँ से, तुम्हारी उम्र नहीं है इस बातों को। मैं रोने लगी। क्या बात हुई, दादा की उम्र है ऐसी हरकतें करने की जो वह करते हैं। बहरहाल मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह ही नीचे उतर के गई तो मेरे दोस्त कमरे में आया तो उसके हाथ में एक तोहफा का डिब्बा था। मैंने फौरन से सुरेखा के पास आ गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। वह कभी फैंसी कपड़े पहने हुए थी लेकिन चुप सी थी। मैंने उसे कहा कि सुरेखा, दादा के कमरे में क्या था, दादा के कमरे में क्या करते हैं। मेरी बात पर वह खाली खाली आंखों में मुझे देखने लगी। कहने लगी मुझे मेरे पति लेने आ चुका है, मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ो। वह मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से कमरे में से निकल गई। मुझे हैरत हुई तो मेरी दोस्त थी, वह दोस्त जो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। हर बात सुरेखा मुझे जरूर करती थी कि जिस राज को जानने के लिए इतने सालों से मैं बेचैन थी। पूरी उम्मीद थी कि सुबह होते ही मुझ पर राज खुल जाएगा। मुझे फिर से मायूसी हुई थी कि सुरेखा पर गुस्सा भी आने लगा था कि अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ तो उसे बताना चाहिए था ना। मुझे अपने दादा की एक एक वजह से कभी अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि उनका व्यवहार मुझसे बहुत मोहब्बत वाला था। चाचा की कोई औलाद नहीं थी और मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ ने मुझे बताते कि दादी की मौत के वक्त उस वक्त हुई थी जब मेरे बाबा और चाचा छोटे थे, लेकिन दादा ने दूसरी शादी नहीं करवाई। माँ तो इस बात को ऐसे कह रही थी जैसे दादा ने दादी के नाम पर सारी उम्र गुजार दी हो। मुझे सुनकर हैरत हुई। मैंने दिल में सोचा अच्छा होता तो दूसरी शादी कर लेते। दूसरी शादी कम से कम उन्हें यह सब जुल्म तो ना करने देती। वह हर नई दुल्हन के साथ ये करते हैं। मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया था, मैं सुरेखा से सच उगलाकर ही रहूंगी। कुछ दिनों बाद मैं सुरेखा के ससुराल पहुंच गई। उस वक्त वह बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर मिली। उस दिन ससुराल में मेरा परिचय कराने लगी। उसका पति भी मुझसे अच्छी तरह से मिला। मुझे उसके पति को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे अपनी दुल्हन का रात के लिए दादा के पास भेजने के लिए कोई ऐतराज या नाराजगी होगी। मैंने सुरेखा से कहा हम अकेले में बैठकर बातें करते। वह सुनकर कुछ बदल सी गई, लेकिन मैं खुद ही उसके कमरे का पूछने लगी। वह मुझसे कमरे में ले गए। जब मैंने दोबारा सुरेखा से यही सवाल पूछा तो गुस्से से उखड़ गई। कहने लगी मुझसे क्या पूछ रही हो, जाकर अपने दादाजी से पूछ लो। मैंने कहा अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ हो तो तुम चुपचाप क्यों हो, तुम्हें सबका बताना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो बहुत चिल्लाकर बोली मैं सिर्फ अपनी वजह से, तुम्हारी वजह से चुप हूँ, समझी। अब निकलो मेरे घर से बाहर, और तुम्हारे ज्यादा ही जानने का शौक है तो किसी दिन खुद दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ जाना, सच पता चल जाएगा तुम्हें। वो बहुत गुस्से से थी। मैं घर वापस लौट आई। पहले तो मुझे सुरेखा के घर जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं सुरेखा के लिए दिली हमदर्दी महसूस करते हुए गई, लेकिन उसने मेरा जरा भी लिहाज नहीं रख किया। क्या क्या मुझे नहीं सुनाया। कुछ दिन तो मुझे सुरेखा पर बहुत गुस्सा आता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या हर्ज है कि एक बार वह खुद दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ जाऊं, आखिर पता तो चले कि वह करते क्या है। यह सोच आते ही दूल्हे की ही लम्हों में की झुर्रियां सी लेकर रह गई। हाय राम, मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने खुद ही अपनी सोच बदल दी और उसके बाद मैंने इस बात पर सोचना भी बंद कर दिया। उन्हीं दिनों मेरा एक और रिश्ता आ गया। वह रिश्ता भी बहुत अच्छा था, लेकिन दादाजी का वही इनकार अपनी जगह कायम था। अब तो मेरी बर्दाश्त का जवाब देने लगी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि बहुत हो चुका। आप लोग क्यों दादाजी की हर बात पर चुपचाप मान लेते हैं। क्या मुझे यूं ही घर बैठाकर रखोगे। मेरी उम्र में मेरी सारी सहेली अपने घरों में जा चुकी हैं और मैं अभी तक मैके की दहलीज पार पे बैठी हूँ। दादाजी की वजह से मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी। लेकिन बेशरम बगैरत बेच खाइए, तूने जो खुद अपने मुंह से शादी के लिए कह रही, यही अपनी जवान को दबा ले। अगर ये बात किसी मर्द ने सुन ली तो गजब हो जाएगी। ये लड़की होकर खुद शादी की ख्वाहिश कर रही है। माँ ने मुझे दबे दबे शब्द में गुस्सा दिखाते हुए कहा ताकि उनकी आवाज कमरे से बाहर ना चली जाए। लेकिन माँ की बात सुनकर मेरे तो बदन में आग सी लग गई थी। अच्छे वसूल हैं आप लोगों के। मेरी उम्र गुजरी जा रही है लेकिन किसी को मेरी शादी की फिक्र नहीं है, और अगर मैं अपने मुंह से बात कहूँ तो गैरत आड़े आ जाती है। वो तो दादाजी जुले खुलेआम नई नवीन दुल्हन बनी लड़कियों के साथ रंगेलियां बनाते हैं, उस पर किसी की गैरत जोश नहीं मारती। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। कहने लगी बहुत जबान चलाने लगी। तुम्हारी आइंदा अगर अपने दादा के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तुम्हारे बाबा को बता दूंगी, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी माँ की शक्ल देखती रही। अब तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी कि आखिर ऐसा क्या
अच्छा काम करते हैं। नई नवेली दुल्हन के साथ एक कमरे में रहते हुए भी अकेले जो उसके दिल में इतनी इज्जत है, कोई भी उनके चरित्र पर शक नहीं करता और ना ही पति पत्नी इस रात की बात पूछता कि नजरों में सामने किसी गैर मर्द के साथ रात गुजार क्यों आई हो। कैसे अंधेरी नगरी है, क्या घटिया अनपढ़ा का रिवाज है जो बेवकूफ इंसान अच्छे इंसान समझकर अपनी इज्जत को रात भर के लिए अपने कमरे में भेज देते हैं। मुझे इस गांव वालों पर बहुत गुस्सा आने लगा था। इतनी आम सी बात थी, मुझे समझ में नहीं आती कि जहां मर्द और औरत तन्हा हो वहीं तीसरा हैवान होता है। या कैसे मुमकिन है कि एक जवान लड़की जो दुल्हन के रूप में सजी सवरी बैठी हो और एक मर्द चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में एक उस दुल्हन को पूरी रात छुए भी ना। मेरी अक्ल दंग थी कि उस हालत में अब मुझे किसी नई शादी का इंतजार कर रहने लगा कि मैं दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि इस बार दुल्हन की बजाय दादा के कमरे में मैं जाऊंगी। 2 महीने बाद एक लड़की की शादी का बुलावा आया। दादा इस बार पहले से ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि अपने बालों पे मेहंदी भी लगवाई, शादी पर नया जोड़ा पहना, परफ्यूम की खुशबू भी अब पहले से ज्यादा लगाई। यह सब देखकर मेरा दिल उड़ के रह गया था, लेकिन जब मैंने दूल्हा को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह 16 साल की खूबसूरत और हसीन लड़की थी, इतनी हंसी कि मैं देखकर तंग रह गई थी। वह लड़की पूरी तरह घबराई और डरी हुई थी। पहले उसे हमारे बड़े से लोन में बैठाला गया। मैंने किचन से बाहर निकलकर मैंने स्विच ऑफ कर दिया। तैयार होकर इस बार बहुत अच्छे से हुई थी, इसलिए जैसे ही अंधेरा छा गया मैंने लॉन में जाकर दुल्हन का हाथ पकड़ा और कहा मेरे साथ चलो। मैं उसे अपना कमरे में ले गए। मैंने जल्दी से उसका दुपट्टा उतारा और खुद ओढ़ कर लिया। अपना दुपट्टा उसे दिया और कहा कि तुम मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। वह मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने दुपट्टे से अपना घूंघट निकाला और नीचे जाकर दुल्हन की जगह बैठ गई। उसके कुछ देर बाद किसी ने मैन स्विच ऑन कर दिया। जब मैं परेशान थी कि मैंने स्विच ऑफ बंद कर कि किसने किया था, फिर मुझे दुल्हन समझदार दादा के कमरे में बैठा दिया गया। मैंने दिल ना जाने क्यों डर से फड़फड़ा रहा था। इतना बड़ा कदम तो उठा लिया है, लेकिन अब बहुत घबराहट भी हो रही थी कि अगर मेरी पोल खुल गई तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन अब क्या हो सकता है। मैं उस वक्त दादा के कमरे में दुल्हन की जगह बैठ चुकी थी। दादाजी ने जब कमरे में प्रवेश होकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मुझे लगा मेरा दिल भी बंद हो गया, और अगर वो मेरा घूंघट उठा लेंगे तब क्या होगा। यह सोच सोचकर मेरे अंदर की जान निकल गई थी। कुछ ही देर में दादा मेरे पास बैठ गए। कहने लगे आज तक जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई हैं तुम उनमें से सबसे ज्यादा कम उम्र और हसीन हो। तुमसे यह क्या कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कल वापस नहीं जाने दूंगा। तुम्हें कल तलाक दिलवाकर अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि मेरा दिल तुम पर आ गया है। इससे पहले कि वो मेरा घूंघट उठा देते मैंने कहा कि ये कैसा मुमकिन है, मैं किसी और की दुल्हन हूँ। वह कहने लगे मैं कह दूंगा कि तुम चरित्रहीन और अच्छी नहीं हो। मेरी बात पर सब मेरा यकीन करेंगे। अगर तुम मेरी बात आराम से मान लोगी तो मैं तुम्हें जायदाद से बहुत कुछ दूंगा। मैंने कहा मुझे ऐतराज नहीं कि अपने पति पसंद नहीं है। मैं अपने मायके बखूबी रहना चाहूंगी। अगर आप मेरी एक शर्त मान ले। वो कहने लगे जो तुम कहोगी मैं जरूर करूंगा। मैंने कहा आप मेरा घूंघट उठाए बिना मुझे अपनी हर सच्चाई की आगाह कर दे। मैं सारी जिंदगी आपकी दासी बनकर गुजार दूंगी। अपने ही बहनोई की बात बखूबी मानने को तैयार हो। सुबह ही मैं तुम्हारे बारे में एक गलतफहमी लोगों के दिलों में डाले दूंगी। ये लड़की शरीफ है, इससे तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा और मैं कहूँगा कि मेरा दिल तुम बहुत नरम है, इसलिए मैं इसे अपना लेता हूँ। मैंने कहा अब आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना लिया। मेरी ये बात वह हंसकर बोले 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 बेवकूफ गांव के लोग हैं। ऐसी साधारण से उन्हें बस वह कहने लगे ठीक है तुम तो बहुत दिमागी तौर पर संतुष्ट कर दो। ये नस्ल दरअसल एक ही बात के बिना सोचे समझे किसी रिवाज की तरह अपनाए रखते हैं। फिर वह बोले कि वह शुरू से ही सब के दिलों में अपने साफ चरित्र की दुहाई बैठा चुके हैं। जब दादाजी की मौत हुई तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि अब किसी दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कौम में एक अच्छे जाने माने बाबा जी आने लगे हैं जिनकी उनके चरित्र की आत्मा उनके अंदर घुस जाती है। अब वो हर लड़की का चरित्र एक रात में ही जान जाते हैं। वह आत्मा स्त्री की अच्छा को भी बिल्कुल मुक्त है। औरत को बिना छुए ही एक पकड़ कर उसके चरित्र के बारे में बता देते हैं। लोग यह सुनकर मेरे दादाजी की बात पर यकीन करने लगे। दादाजी को औरत की हवस थी, इसलिए वो अपनी दिली ख्वाहिश को पूरे करवाने के लिए रास्ता अपनाए होते। हर कुंवारी लड़की को वो रात को कह देते कि तुम यह दूध पी लो और सो जाओ ताकि मैं अपना मंत्र शुरू करूं। जैसे ही वो दूध पी लेती और नशे की वजह से सो जाती, वह अपनी ख्वाहिश पूरी
कर लेते और सुबह एक तोहफ़ा उसके हाथ में रख देते, जैसे सोने की कोई अंगूठी हो, या कहते इस डिब्बे में अंगूठी निकले तो समझ जाना कि तुम अच्छे चरित्र की मालिक हो। और पहले-पहले तो लड़कियाँ ये बात मान लेती थी, लेकिन सुरेखा ने दूध में पीने से इनकार कर दिया था। ये बात दादा ने खुद बताई थी। वो लड़की बहुत तेज़ थी। कहने लगी, मेरे साथ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूध हरगिज़ नहीं पीऊँगी। चुपचाप जो मंत्र पढ़ना है वो पढ़ो, तुम्हारे ढोंगी होने का शोर मचा दूँगी। दादाजी ने कहा कि वह पहली लड़की थी जिससे मैं वहाँ डर गए थे। उसे पूरी रात गंदे काम के लिए उकसाते रहे, पैसे और तोहफ़े की लालच भी देते रहे, लेकिन वह किसी ना तरह ना हार मानी। बस इतना कहने पर राज़ी हुई कि दादाजी की सच्चाई किसी को ना बताएगी। ये बात उसने कसम खाकर कही थी। उसके बाद दादाजी ने मुझे जो अपना अगला प्लान बताया, वो तो सुनकर मेरी रूह ही का फना हो गई। कहने लगी, तुम्हारे बाद एक लड़की की शादी करूँगा, बस उसी के लिए बेफ़िक्रंद हो कि ऐसा क्या तरीका अपनाओ कि लड़की चरित्रहीन भी ना कहलाए और जाए और मेरा काम भी हो जाए। मैंने पूछा, वो कौन है? कहने लगे, नीलम। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उसकी सगी पोती थी। वह मुझ पर ऐसी गंदी नज़रें रखती थी, मेरा तो सर बुरी तरह से चकरा कर रह गया। यह मैं क्या सुन रही थी कि किसने सुन रही थी? मेरा दिल चाहा दादा का गला दबाकर उन्हें जान से मार डालूं। मेरे गले से गिरा पड़ने लगी थी। मैं खुश दुख के दो चार थी, शायद मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने कहा, चौधरी साहब, वह आपकी सगी पोती है। मेरी बात पर वह हंसने लगे, कहने लगे कि सगी अनाथ है, मैंने दोनों बच्चे औलाद के वंचित है। यह लड़की मेरी बहू और बेटे ने गोद ली हुई है। मगर जैसी इस लड़की ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मुझे एक अच्छी लगने लगी। तब मैंने सोच रखा था कि ऐसा क्या करूं कि उसे हमेशा ले जा अपना बना लूं, क्योंकि दुनिया के सामने तो वह मेरी पोती पोती है। इसलिए आज तक मैंने उस लड़की का रिश्ता नहीं होने दिया, लेकिन अब एक तरकीब सोच रहा हूँ कि वह आजमाऊंगा। वह खुशी खुशी उसकी शादी मुझसे करा देंगे। यह सब सुनकर मेरे होश खोने लगे, क्योंकि इतना भी घटिया हो सकता है कि याद आने लगा कि मेरी टीचर कहती थी कि हवस की प्यासी कभी नहीं बुझती, जिसकी पूरा कोशिश करने करो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। और पाप किसी दलदल की तरह होता है, इंसान एक बार उसे घुस जाए तो निकलना बहुत बहुत दुर्दार हो जाता है। मेरे पास मोबाइल मौजूद था। दादाजी की सारी सच्चाई मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी। मैंने आंसू बहाते हुए अपना घूंघट ऊपर कर दिया। दादाजी मुझे देखकर दंग रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, आपकी सच्चाई सुनना चाहती थी। आप अच्छे चरित्र और सत्यवादी होने का लिबास पहने हुए कब से लड़कियों के साथ पाप कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं है? मुझे अफसोस है लोगों की बेतहा सोच की आपकी झूठी कहानी पर उन्होंने कैसे यकीन कर लिया। दादा के चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे लालच देने वाले लगे पैसे और सोना चांदी का। मैं बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लिया। वह ड्रेनिंग रूम मैंने सबके सुना ही। गांव की यह बात आग की तरह फैल गई। दादाजी को सजाए मौत सुनाई दी। मुझे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मैंने एक गलत रस्म को खत्म किया है और लोग को भी यह समझाने की कोशिश की कि ऐसे किसी को भी रीति रिवाज के लिए ना अपनाए। ये सब ढोंग होता है और कुछ नहीं होता है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।